Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes we had completed all the concept of assessment and evaluation. So in this video I am going to discuss with you the difference between assessment, evaluation and the measurement, and the next topic will be CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है, आपके CTET है, KVS है, रीट है, DSSB है, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में, हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये टॉपिक असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक है सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट। आकलन, मूल्यांकन व मापन के बीच डिफरेंस देखते हैं। वैसे तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था असेसमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है, बट फिर भी बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीचिंग एग्जाम, इसलिए हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट के बीच। बात करें अगर असेसमेंट की, तो असेसमेंट क्या है आपका? असेसमेंट बताता है कि आप बच्चे कैसे सीखते हैं, कहाँ बच्चे को परेशानी आ रही है, सीखने में परेशानी आ रही है, तो प्रॉपर फीडबैक देके किस तरह से लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये असेसमेंट का काम है। वेयर एज इवेल्युएशन का काम है आपके बताना कि बच्चों ने कितना सीखा है, एट द एंड बच्चे की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कितनी प्रभावी रही है, कितनी वर्थ रही है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये हमें बताता है इवेल्युएशन। तो अगर बात करें असेसमेंट की, आकलन की, वेरी फर्स्ट वन इज दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हमें बताता है कि हाउ लर्निंग टेक प्लेस, कि लर्निंग आपकी कैसी हो रही है, ये बताता है असेसमेंट। जो इवेल्युएशन है ये बताता है कि आपने कितनी लर्निंग की है, आपने कितना सीखा है, कितना अचीव किया है, क्या रिजल्ट आया है, कितने मार्क्स आए हैं, ये बताता है हमें इवेल्युएशन। असेसमेंट का काम है फीडबैक देना, टू प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग, कि लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए इसमें फीडबैक दी जाती है असेसमेंट में। लेकिन अगर इवेल्युएशन की बात करें तो इसमें लर्निंग को इम्प्रूव करने का कोई स्कोप नहीं होता है। जितने मार्क्स आगे एट द एंड आप नहीं बदल सकते हो, उसी के बेस पर आपकी वैल्यू जज किया जाएगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। इसमें लर्निंग का कोई स्कोप नहीं होता है। व्हाट हैज़ लर्नड ये चेक किया जाता है कि आपने कितना सीखा है, कितनी आपकी लर्निंग हुई है, ये बताता है आपके इवेल्युएशन। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और असेसमेंट आपका प्रोसेस ओरिएंटेड है। फिर बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन नेचर। असेसमेंट आपका डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है क्योंकि इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो उस एरिया को जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लर्निंग गैप आ रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, डिफ़िकल्टीज आ रही है समझने में, लर्निंग करने में, तो उस लर्निंग के गैप को इम्प्रूव करता है आपका असेसमेंट। तो ये इसलिए डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। वेयर एज इवेल्युएशन आपका जजमेंटल इन नेचर होता है। इसका काम है आपको जजमेंट प्रोवाइड करना, आपको ग्रेड देना, आपको स्कोर देना। फिर आता है लर्निंग कैन बी एनरिच्ड। लर्निंग को सुधारा जाता है, लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है, लर्निंग में सुधार लाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ असेसमेंट। लेकिन जो इवेल्युएशन है इसकी वजह से जो है लर्निंग में कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। ये जो है आपके जजमेंटल की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इट प्रोवाइड डाटा फॉर इवेल्युएशन। आपका जो असेसमेंट है ये डाटा कलेक्ट करके देता है इवेल्युएशन को। डाटा कहाँ से कलेक्ट किया? आप पोर्टफोलियो बनाते हो, आप बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हो, आपने असाइनमेंट दिया, आपने बच्चे के टेस्ट लिए, तो इनसे जो डाटा आया वो किसको दिया आपने? इवेल्युएशन को। तो अब इवेल्युएशन ने क्या किया? इन डाटा की हेल्प से एक वैल्यू को पास की, एक वैल्यू जजमेंट की एक बच्चे को लेकर कि एक बच्चे ने जो है इतने % मार्क्स लाए हैं, ये इसकी वैल्यू है, बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, हाई IQ है। ये किस बेसिस पे इवेल्युएशन बता सकता है? डाटा की बेसिस पे, जो कि डाटा कलेक्ट करके दे रहा है उसको असेसमेंट प्लस मेजरमेंट। फिर बात करते हैं इट प्रोवाइड्स डाटा फॉर इवेल्युएशन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। असेसमेंट आपका जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही होती है उस समय भी आप बच्चे को असेस करते हैं। तो कहने का मतलब है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब आप बच्चे को असेस करते हो उसको हम कहते हैं असेसमेंट। तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस चलता है, बट आपका इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, एट द एंड ऑफ द टॉपिक होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स हम कह सकते हैं। उस समय जब आपके असेस किया जाता है तो वो इवेल्युएशन की हेल्प से असेस किया जाता है।
फिर करते हैं बात लर्निंग में आई डिफ़िकल्टीज़ को पहचानने का काम होता है आपके असेसमेंट का। प्रॉपर फीडबैक देकर आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का काम है आपके असेसमेंट का। इसमें जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि लर्निंग में आप सुधार लाते हो, लेकिन इवैल्यूएशन क्या है आपका फिक्स्ड प्रोसेस है, स्टैटिक इन नेचर है, इसमें आप सुधार नहीं ला सकते हो, बदल नहीं सकते हो। एट द एंड जितने मार्क्स आ गए 100 में से आपके 70% मार्क्स आ गए, तो आगे इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसी के बेस पर आप वैल्यू जजमेंट करते हो कि इस बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, कितना इसने प्रोग्रेस किया है एट द एंड ऑफ द सेशन। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हमें न्यूमेरिक वैल्यू ला कर देता है कि 100 में से अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो ये जो 70 नंबर है, 50 नंबर है, ये कौन है? ये हमें बताता है मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं हम किसी की इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। पार्ट ऑफ ये इवेल्युएशन का और असेसमेंट दोनों का पार्ट है। अब असेसमेंट में भी आप क्या करते हो, जब आप टेस्ट लेते हो उसमें भी कई बार जो है आप मार्क्स देते हो, इवैल्यूएशन में भी आप मार्क्स देते हो। ये जो मार्क्स देना है ये है आपका मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट दोनों प्रक्रिया में आप मेजरमेंट को इंक्लूड करते हो। स्कोप इज लिमिटेड टू ओनली स्कोलास्टिक एरिया। सिर्फ स्कोलास्टिक एरिया को ही आप असेस करते हो मेजरमेंट में। नैरो एस्पेक्ट है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है। सिर्फ आपके इसमें वैल्यू को जज नहीं किया जाता है, सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड है आपके इवैल्यूएशन का। सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में ही आपको बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है आपकी इवैल्यूएशन को कि आपके 100 में से 20 नंबर आए। सिर्फ इसी आधार पर आपको इवैल्यूएशन किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि नैरो एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले देखो, ये इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, कि जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट नैरो कंसेप्ट है। इसके बाद आते हैं आपकी असेसमेंट, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। मतलब सबसे जो ब्रॉडर टर्म है वो आपके इवैल्यूएशन की है, क्योंकि इवैल्यूएशन को जो डाटा कलेक्ट करके देता है, मेजरमेंट भी डाटा कलेक्ट देता है, और जो आपका असेसमेंट है वो भी डाटा दे रहा है आपके इवैल्यूएशन को। तो जो सबसे वास्ट टर्म है वो आपके इवैल्यूएशन है, सबसे नैरो कॉन्सेप्ट है आपका वो आपका मेजरमेंट है। मेजरमेंट जो असेसमेंट है वो इंक्लूड करता है मेजरमेंट प्लस असेसमेंट को खुद के अंदर। तो ये कंसेप्ट है आपके असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट का। अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेकर चले, जैसे हमने मेजर करना है, तापमान मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। अगर हम मापन की बात करें, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, मापन की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो मेजरमेंट तो हम बोलेंगे कि आज का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम आकलन असेसमेंट की बात करें तो हम असेसमेंट कैसे करेंगे कि मेजरमेंट आपने क्या करना है, आकलन करना है इस टेम्परेचर का। तो आप बोलोगे कि आज का जो टेम्परेचर है वो अबव एवरेज है, तो आपने ये असेस किया। उसके बाद अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन में आप बोलोगे पूरा जो है, क्योंकि डाटा देखो यहाँ से मापन ने इसको डाटा दिया, फिर आपने असेसमेंट ने इसको डाटा दिया, फिर इवैल्यूएशन ने क्या वैल्यू को पास किया, क्या इसने जो है जजमेंट की प्रक्रिया निकाली कि मौसम, आज का मौसम तो बहुत ही गर्म है। तो कहने का मतलब है इवैल्यूएशन ने यहाँ पर क्या है, जजमेंटल की प्रक्रिया को पूरा किया है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो कि दिया है मेजरमेंट प्लस असेसमेंट ने। तो कहने का मतलब है इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जजमेंट की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मेजरमेंट प्लस असेसमेंट डाटा निकाल कर देता है उस इवैल्यूएशन को। तो ये कंसेप्ट है आपके असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट का। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं CCE की, जो कि अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। CCE क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म। CCE की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। बात करें सबसे पहले हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सुझाव दिया गया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, सबसे पहले सुझाव दिया गया, सजेशन दी गई कि हमें CCE को अपनाना है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करवाना है। तो उसके बाद क्या हुआ, NCF 2005 आया। इन्होंने भी कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर इन्होंने बल दिया कि स्कूल में आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर बात करते हैं RTE में भी धारा 29 भाग 1 में CCE को लागू करने की बात की। ये देखो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर CBSE के द्वारा सबसे पहले 2009 में 9th क्लास में CCE को लागू किया गया। सबसे पहले
सीबीएसई ने 2009 में सबसे पहले लागू किया। फिर पूरे देश में जो सीसीई है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, जब आरटीई 2009 भी इसी डेट को ही जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू किया गया था, और इसी डेट को ही 1 अप्रैल 2010 में ही पूरे देश में सीसीई को लागू किया गया। अब समझते हैं ये सीसीई क्या है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपने बच्चे को क्या करना है, इवेल्युएशन करनी है बच्चे की, बच्चे का आकलन करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है, लेकिन कैसे करना है, कॉन्टिन्यूसली करना है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना है। मतलब लगातार तो आप कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो, लेकिन आपने क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भी करना है। सिर्फ आपने इसी बात पे फोकस नहीं करना है कि बच्चे के 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, सिर्फ आपने मार्क्स के बेस पे या क्वांटिटेटिव टर्म के बेस पर ही आपने बच्चे को इवेल्युएट नहीं करना है, बट ऑल्सो आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चे के आपने बिहेवियर को जज करना है, बच्चे की आपने एबिलिटी देखनी है, बच्चे की सोशल स्किल देखनी है, इन सभी को भी आपने असेस करना है कि बच्चा इन सब चीज़ों में कितना आगे है, कितना इम्प्रूव करता है खुद को। तो हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चे को असेस करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूसली, तो कॉन्टिन्यूसली आप किन तरीकों से बच्चे को असेस करते हो, स्कूल में देखते हो आप, फॉर्मेटिव तरीका होता है और समेटिव असेसमेंट की हेल्प से आप बच्चे को कंटिन्यूसली लगातार असेस करते हो। इसमें आता है, फॉर्मेटिव में आता है आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि आपकी जो लर्निंग हो रही है आप उस लर्निंग को असेस करते हो, आप जो सीख रहे हैं उस लर्निंग को आपने असेस करना है कि कितना आप सीख रहे हो, सीखते हुए प्रॉब्लम आ रही है, कहीं डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको आपने कैसे ओवरकम करना है, ये आता है फॉर्मेटिव में। वेयर समेटिव में क्या करते हो, जो आपने सीखा हुआ है, जो आपकी लर्निंग हुई है, उसको आप असेस करते हो कि आपने कितना सीखा है। ठीक है। फिर जो एफए की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, इसकी वेटेज रहती है आपकी 40% की। इसको समझते हैं, इसकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसकी वेटेज रहती है आपकी 40% की, वेयरएज जो आपका समेटिव असेसमेंट है इसकी वेटेज रहती है आपकी 60% की। क्या होता है, देखा भी होगा आपने क्लास में, स्कूल में देखा होगा, बच्चे के एफए टेस्ट करवाए जाते हैं, ऐसे करवाए जाते हैं। बच्चे का सबसे पहले एफए 1 होगा, ये आपका कितना होगा, 10 नंबर का होगा। फिर उसके बाद बच्चे का एफए 2 होगा, ये भी अगेन कितना होगा, 10 नंबर का। एफए 2 के बाद बच्चे का सबमिटिव असेसमेंट किया जाता है, एसए 1 करवाया जाता है। अब एसए 1 कितना होता है आपका, 30 नंबर का कंडक्ट होता है। उसके बाद आपका एफए 3 होगा, अगेन 10 नंबर का। एफए 4 होगा, अगेन 10 नंबर का। उसके बाद आता है आपका एसए 2। एसए 2 कितना होगा आपके, 30 नंबर का। अगर हम टोटल करें इनको, इनकी जो वेटेज रहती है 10 10 30 10 प्लस, मतलब ये टोटल कितना रहता है आपके 100% आपकी जो रहता है वो रहता है। तो कहने का मतलब है टोटल एफए और एसए की आपकी जो वेटेज रहती है, एफए की रहती है आपकी 40% की, एसए जो समेटिव असेसमेंट है इसकी रहती है आपकी 60 की। ईच एसए इंक्लूड 30% ऑफ वेटेज। जो एक ऐसे होता है वो 30% का होता है, 30% उसकी वेटेज होती है। तो 2 ऐसे कंडक्ट कराए जाते हैं, तो 30 + 30 60% वेटेज रहता है आपके एसए टेस्ट का, और एफए टेस्ट का रहता है आपके 40% का वेटेज। तो ये है। अब एफए में क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो, उसमें आप क्वालिटी को मेजर कर रहे हो। इसमें जो ऐसे होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं एट द एंड ऑफ द टर्म, इसमें क्या है, आप क्वांटिटी को मेजर करते हो कि आपके कितने मार्क्स आ गए, 50 में से आपके 30 नंबर आ गए जी, तो ये क्वांटिटी को मेजर करता है। लेकिन आपके जो एफए टेस्ट होते हैं, इसमें क्या है, आपके एक्टिविटी करवाई जाती है, आपका पोर्टफोलियो आपने बना दिया है, आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, आपकी असेसमेंट, आपकी एक्टिविटी, आपके प्रोजेक्ट, यहाँ से मार्क्स आ रहे हैं, इनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इनकी वेटेज रहती है आपकी 40% की, और टोटल जो आपका लास्ट में एट द एंड ऑफ सेशन में बोल रही हूँ, इनकी वेटेज रहती है 40% की। वेयरएज जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जहाँ पे आपको जो है टेस्ट किया जाता है न्यूमेरिक फॉर्म में, वो वेटेज रहती है आपकी 60 मार्क्स की। तो ये कंसेप्ट है आपके कंटिन्यूसली किस तरह से आप फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव तरीके से आप बच्चे को असेस करते हो। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। देखो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप कैसे करते हो, इसमें आता है आपका स्कोलास्टिक एरिया एज वेल एज को स्कोलास्टिक एरिया। इसको समझते हैं, क्या है स्कोलास्टिक एंड क्या है को स्कोलास्टिक। यह है शैक्षिक क्षेत्र एज वेल एज सह शैक्षिक क्षेत्र, क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चे को इवेल्युएशन करनी है, बच्चे को असेस करना है।
स्कोलास्टिक एरिया में तो ये आता है कि बच्चे की जो स्कूल एक्टिविटी है, जो बच्चे के सब्जेक्ट है, मैथ्स में कैसा है, साइंस में कैसा है, फिजिक्स में कैसा है, हर सब्जेक्ट में बच्चा कैसा है, तो आप उसको एफ ए और एस ए की हेल्प से आप मेज़र करते हो। दूसरी और कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनको आप मार्क्स के बेस पर इवेल्युएशन नहीं कर सकते हो। बच्चा खेल स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसमें आप मार्क्स नहीं दे सकते हो ना कि 30 पर जो आप जो है कबड्डी में बच्चे के 30 नंबर आ गए जी, ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ एक एरियाज होते हैं जिनको आप जो है एफ ए या एस ए की हेल्प से मेजर नहीं करते हो। तो ये स्कोलास्टिक एरियाज जो होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जिनको आपने असेस करना है। अब बच्चे का इमोशनल एटीट्यूड कैसा है, मोटर एबिलिटी कैसी है, लाइफ स्किल कैसी है, वैल्यूज़ कैसी है, बच्चे का काम कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। तो हमने हर एक एरियाज को इवेल्युएशन करनी है। तो ये आता है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में कि आपने सिर्फ स्कोलास्टिक एरिया को ही आपने मेज़र नहीं करना है, तो बच्चे के स्कोलास्टिक एरिया को भी आपने मेज़र करना है, इवेल्युएशन करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कोलास्टिक एरिया एंड स्कोलास्टिक एरिया। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के टॉपिक को, तो हमने बात की डिफरेंसेस को देखा असेसमेंट, इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट के बीच। उसके बाद हमने डिस्कस किया CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप। स्टे कनेक्टेड।